वेलकम टू मेडिकल मेविन। आई एम फहद कमरान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गोमल मेडिकल कॉलेज। तो स्टोइकियोमेट्री सीरीज का यह लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, हाई यील्ड टॉपिक्स, मोस्ट वांटेड टॉपिक्स, मोल और मोल कन्वर्जन पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज में मैं आपको एक बेसिक ट्रिक सिखाऊंगा और उसी ट्रिक को यूज करके आप मोल कन्वर्जन का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, लेंथी कैलकुलेशंस को अवॉइड करके। लेकिन उससे पहले हम जरा कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ लें, उसके बाद हम जाएंगे मोल कन्वर्जन की तरफ। तो कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बर्न होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, दैट्स द जनरल इक्वेशन फॉर दैट। ये जो इक्वेशन है ना, तो ये यूज होगी कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। इट विल मेक योर एमसीक्यूज इजी। ठीक है, दे विल बी इजी टू सॉल्व। तो इन पर एमसीक्यूज करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो सबसे पहला एमसीक्यू ऑन कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो ये है कि 2 moles of CO2 and 3 moles of H2 are produced from the combustion of hydrocarbon. What is the formula of that hydrocarbon? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उसकी कंबशन हुई तो हमारे पास 2 moles of CO2 आए एंड 3 moles of H2O ये प्रोड्यूस हो गए। तो ये बताए कि फॉर्मूला क्या होगा उस हाइड्रोकार्बन का। तो देखिए, मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन लिखवाया, CxHy प्लस O2, ये देगा हमें XCO2 प्लस YH2O। अब जैसे कि क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुए और 3 मोल्स ऑफ H2O। तो जो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट डाला हुआ है, यहाँ पर यही वैल्यूज हम डालेंगे, यानी x की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि CO2 2 प्रोड्यूस हुए हैं, और y की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा क्योंकि 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू डाली है आपने ना, ये आपने यहाँ पर भी पुट करनी है। तो ये हो जाएगा C2H6। अब यहाँ पर मैंने 6 इसलिए डाला है क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होकर हमें वैल्यू देगा और हमने वो वैल्यू यहाँ पर डालनी है। तो इसलिए ये C2H6 मैंने लिख दिया, प्लस O2 2CO2 प्लस 3H2O। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन था वो कौन सा था? दैट वाज इथेन। सही हो गया। तो ये तो इस पे एक एमसीक्यू है जिसमें आपको CO2 और H2O प्रोडक्ट्स दिए होंगे, उनके मोल्स आपको स्पेसिफाई किए होंगे और आपने फॉर्मूला फाइंड करना है उस हाइड्रोकार्बन का जिसके कंबशन के नतीजे में ये प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये तो एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा एमसीक्यू इस पर ऐसे आ सकता है, जिसमें आपसे CO2 और H2O की मांग करें और आपको हाइड्रोकार्बन दिया हो। यहाँ पर आपको इन्होंने हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और आपसे मांग रहे हैं कि CO2 और H2O के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो सेम वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। प्रोपेन का क्या फॉर्मूला है? C3H8। ठीक हो गया, और प्लस O2। ऑक्सीजन यहाँ पर जो भी हो, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3CO2 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या है? 4। बट रिमेंबर, यहाँ पर आपने अब 8 को 2 पे डिवाइड करना है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वाटर में H2O हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 2 से मल्टीप्लाई होकर हमें 8 देगा। ठीक है, यानी हर एक एमसीक्यू में आपने जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। और ये थर्ड एमसीक्यू है जिसमें हमसे अब यहाँ पर ऑक्सीजन की मांग हो रही है कि कितने ऑक्सीजन यूज हुए हैं फॉर द कंबशन ऑफ पेंटेन। पेंटेन की कंबशन के लिए कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं? तो ये भी आसान है। पेंटेन का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, C5H12। ऑक्सीजन को फिलहाल छोड़ दें और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पुट करें, तो 5CO2 हो जाएगा, प्लस 12 H एटम्स है तो 6H2O लिख देंगे। 6 2 इज 12। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से ऑक्सीजन एटम्स का शुमार करना है। 5 2 से मल्टीप्लाई होकर हमें कितना देगा? 10 देगा। और यहाँ पर 6 1 से मल्टीप्लाई होकर हमें कितना देगा? 6। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हुए? 16। और यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन एटम्स? 2 है। तो 2 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि हमें 16 दे दे? तो दैट इज 8। तो यहाँ पर इसका आंसर है 8, यानी 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कंबशन ऑफ पेंटेन में इस्तेमाल हुए हैं। और ये एक और एमसीक्यू है जो कि मैंने एनजीकॉन के टेस्ट से उठाया है, ये किसी ने शेयर किया था तो आई थॉट कि इसको भी मैं कर लूँ। सेम वही फार्मूला। अब यहाँ पर आपसे हाइड्रोकार्बन का पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पर CxHy लिख दूंगा, प्लस ऑक्सीजन आपको दिए हैं कितने? 11। और यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं दिया, लेकिन आपको वाटर मॉलिक्यूल्स तो दिए हैं। तो एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि जो y की वैल्यू है दैट इज 8, 4 2 इज 8। अब हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। तो x की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एटम्स को शुमार कर लेना है। 11 2 इज 22। तो लेफ्ट साइड पर तो 22 ऑक्सीजन एटम्स है। अब हमें राइट साइड पर भी 22 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए ताकि दोनों साइड्स बैलेंस्ड हो जाए। तो एक तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है और इसने हमें 4 ऑक्सीजन एटम्स दिए हैं, यानी अब हमें x की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और हमें 18 दे दे। तो 18 + 4
22, ठीक हो गया। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हम लें, तो दैट इज 9, यानी द इक्वेशन विल बिकम एज फॉलो, ऐसे बनेगा 4H2O 11O2। अब आप बताएं कि x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 4 2 इज 8, तो ये हो जाएगा C9H8। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। रिमेंबर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें ऑक्सीजन दिया गया है और y की वैल्यू मौजूद है। तो हमने क्या करना है कि राइट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर देना है लेफ्ट साइड के साथ, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर हमने इसमें पुट कर देना है, तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला है। वैसे कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज मोल मोल कन्वर्जन। कन्वर्जन करने से पहले हम जरा मोल के बारे में जान लें। व्हाट इज मोल? तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि मोल क्या चीज़ है। हमने सिर्फ कन्वर्जन से पहले ज़रा मोल की बात हो जाए मेरे ख्याल से तो बेहतर रहेगा। मोल क्या चीज़ें हैं आपको पता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको मोल कहा जाता है। जो मेन चीज़ है वो इसका फार्मूला है, जो कि ये है या फिर ये है। यहाँ पर जो स्मॉल m है दैट इज मास इन ग्राम्स, ये जो कैपिटल M है दैट इज मोलर मास, कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na इज एवोगैड्रो नंबर, वेयर इज द स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोल के लिए बेसिक दो फार्मूलाज है और इसी पर क्वेश्चंस आते हैं मोल के रिलेटेड, जो कि काफ़ी इजी होते हैं। आपको मास इन ग्राम्स दिया होगा, मोलर मास दिया होगा और आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, एवोगैड्रो नंबर दिया होगा और आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोल और मोलर मास दिया हो और आपने मास इन ग्राम्स को मालूम करना हो, मोल और एवोगैड्रो नंबर दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हो। तो इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, वो स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन में अक्सर स्टूडेंट्स लेंथी कैलकुलेशंस करते हैं और वो उनका टाइम ज़ाया कर देती है। रिमेंबर एक बेसिक ट्रिक है, बस आपने उसी ट्रिक को, उसी मेथड को यूज़ करना है हर किस्म की कन्वर्जन में, चाहे मोल मोल कन्वर्जन हो, मोल मास की हो, मास मोल की हो, मास मास, मोल वॉल्यूम और वॉल्यूम मोल कन्वर्जन, जिस तरह की भी कन्वर्जन हो। ठीक है, तो उसमें आपने इसी मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले तो आपने गिवन लिख देना है और रिक्वायर्ड लिख देना है। रिमेंबर इसी तरह प्रैक्टिस करें तो इससे ये होगा ना कि जो आपका ब्रेन है ये अडॉप्ट हो जाएगा। तो जब आप हर एक क्वेश्चन इस तरह करोगे तो ब्रेन अडॉप्ट कर लेगा इसको एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू। फिर जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप तो डायरेक्टली आपका ब्रेन पिक कर देगा कि गिवन कौन सा है और रिक्वायर्ड कौन सा है। ठीक हो गया? तो गिवन हमारे पास है 10 मोल्स ऑफ KClO3 और रिक्वायर्ड ये है कि कितने O2 फॉर्म्ड हुए हैं, वो भी मोल्स में हमने करने हैं। ठीक है? तो ये रहा हमारा लेफ्ट साइड और ये रहा हमारा राइट साइड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। सबसे पहले आपको समझाना है, फिर आपने रफली डायरेक्टली अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है? तो लेफ्ट साइड पे हमेशा हम गिवन डेटा लिखेंगे और राइट साइड पे हमेशा हम रिक्वायर्ड डेटा लिखेंगे और जो यूनिट होगा, जिस यूनिट में रिक्वायर्ड होगा उस यूनिट में आपने रिक्वायर्ड लिखना है, जिस यूनिट में गिवन होगा उस यूनिट में आपने गिवन लिखना है। ठीक है? जैसे कि हमारे पास गिवन 10 मोल्स ऑफ KClO3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। इससे पहले हमारे लिए जो है ना तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। अब हमने आना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ। रिमेंबर स्टोइकियोमेट्री के लिए जितने भी आप कैलकुलेशन करते हो ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मौजूद हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से वैल्यूज़ निकाल कर लिखेंगे। तो गिवन हमें क्या दिया गया है, ये दिया है और रिक्वायर्ड हमें ये दिया गया है। तो रिक्वायर्ड यानी ऑक्सीजन की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इधर लिखेंगे और जो KClO3 की जो वैल्यूज़ है वो इधर हम लिखेंगे। ठीक है? अब देखें, जब हमारे पास 2 मोल ऑफ KClO3 होते हैं तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं? 3 मोल्स। तो अगर हमारे पास 1 मोल हो, 1 मोल KClO3 तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेंगे? 3/2 मोल्स। ठीक हो गया? अब गिवन की तरफ हम आएँगे। तो गिवन हमें कितने मोल्स है? 10 मोल्स है। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे और इस साइड पर भी 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 इज़ 2, 2 5 इज़ 10। तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए? 15 मोल्स। यानी जब हमारे पास 10 मोल्स ऑफ KClO3 होगा तो वो कितने ऑक्सीजन फॉर्म करेगा? 15 मोल्स। ठीक हो गया? यही मेथड आपने यूज़ करना है हर एक कन्वर्जन के लिए। अभी ये तो हो गया मोल-मोल कन्वर्जन। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोल मास कन्वर्जन और मास मोल कन्वर्जन, दोनों पर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1.6 को सॉल्व करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ZnCO3 ZnO प्लस CO2। अब गिवन हमें क्या दिया गया है? गिवन में हमें 8.8 मोल्स जिंक दिए हैं, जिंक कार्बोनेट। ठीक है? और रिक्वायर्ड हमसे क्या मांग रहे हैं? हमसे ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। तो रिक्वायर्ड क्या है?
CO2 प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, तो वही मेथड गिवन लिख दिया, रिक्वायर्ड लिख दिया। अब हम आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो एज आई सेड कि गिवन आपको जिस यूनिट में दिया गया होगा, आपने यहाँ पर कैलकुलेशन में भी वही यूनिट यूज करना है, और रिक्वायर्ड जिस यूनिट में दिया गया होगा तो वही यूनिट आपने कैलकुलेशन में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें, तो अगर 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस हुआ है तो ये हमें 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम्स है। अगर ये 2 मोल होता तो हम 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये जो कि 1 है तो 1 मोल इज 44 ग्राम्स। ठीक है, अब अगर 1 मोल 44 ग्राम्स देता है तो 8.8 मोल्स कितने देंगे? तो यहाँ पर भी 8.8 लिख दिया और 44 को 8.8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मल्टीप्लाई बाई 8.8, तो 8 4 इज 32, 8 4 इज अगेन 32, तो ये हो जाएगा 35। अब क्योंकि ये भी 8 है तो सेम यही वैल्यू हमारे पास आएगी, तो 2 7 8 3। लेकिन यहाँ चूंकि डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल आएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आया? अगर यहाँ पर 8.8 मोल्स ऑफ ZnCO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 387.2 ग्राम्स। ठीक हो गया, तो ये है मोल मास कन्वर्जन। तो जो भी कन्वर्जन हो इस मेथड से इजीली हो सकता है, आपको मोल में कन्वर्ट करने की और उसको दोबारा ग्राम में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अवॉइड दोस लेंथी कैलकुलेशंस एंड यूज दिस मेथड। ठीक हो गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल 1.7 की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल 1.7 हमारे पास कुछ इस तरह है कि गिवन में हमें दिया गया है 15.5 ग्राम्स ऑफ HCl और हमसे मांग रहे हैं मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया, तो सेम मेथड वही वाला, यहाँ पर गिवन लिख दिया, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख दिया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पर मौजूद है। अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर गिवन ग्राम्स में है तो हम कैलकुलेशन ग्राम में करेंगे, और रिक्वायर्ड मोल में है तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन मोल में करेंगे। ठीक हो गया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर देख ले तो HCl 1 मोल है, ठीक हो गया, और NaCl भी 1 मोल है, तो इजी कैलकुलेशन है ये तो। जब हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl होता है तो इसका मास क्या होता है? दैट इज 36.5 ग्राम्स। अब अगर 36.5 ग्राम्स HCl है तो ये हमें कितने मोल ऑफ NaCl देगा? तो दैट इज 1 मोल। ठीक हो गया। अब हम इसको यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ HCl हो तो कितने मोल ऑफ NaCl मुझे मिलेंगे? दैट इज 1/36.5 मोल्स। अब हम गिवन की तरफ आएंगे। गिवन में है 15.5 ग्राम्स, तो मैं कहूँ कि अगर मेरे पास 15.5 ग्राम्स ऑफ HCl है तो कितने NaCl प्रोड्यूस होंगे? तो मैंने 15.5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर आप देख लो ना, तो यहाँ पर भी डेसिमल आया है और यहाँ पर भी डेसिमल आया है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ? तो आपने अपने कैलकुलेशंस को इजी बनाना है। इजी बनाने के लिए मैं ऐसी वैल्यूज लूंगा जो कि खुद पर डिविजिबल हो। अगर मैं इसको, इस 15 को मैं 16 कर दूं और इस 36.5 को 36 ही रहने दूं, तो आया कैलकुलेशन हो जाएगी? तो द आंसर इज यस। टू 8 इज 16 एंड टू 1 इज 2, टू 8 इज अगेन 16, टू 4 इज 8 एंड टू 9 इज 18। अब हमारे पास क्या आ गया? 4/9। ठीक हो गया। तो अब कैलकुलेशन ईजी है, इंतहाई ईजी हो गई है कैलकुलेशन। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस 4 को 40 कर लूँ तो सही रहेगा। यानी मैंने क्या किया है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था, मैंने डेसिमल पॉइंट को राइट पे शिफ्ट कर दिया है। तो जब मैं डेसिमल पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करूंगा तो पावर माइनस होगी, तो ये तो 40 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ 10 पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो 40 क्रॉस 10 पावर माइनस 1 और 4 एक ही बराबर है। ठीक हो गया। लेकिन ये मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा किया है। अब 9 1 इज 9, 9 4 इज 36, तो 40 माइनस 36 कितना आता है? अगेन 4 आता है। तो मेरे पास आंसर क्या आया? 4.4 मोल। यानी अगर मेरे पास, सॉरी 4.4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 10 पावर माइनस 1 भी है, तो 4.4 क्रॉस 10 पावर माइनस 1। तो अब इस पावर को मैं दोबारा इसमें शामिल कर देता हूँ, यानी इसको खत्म कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको खत्म करूंगा तो डेसिमल पॉइंट को मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, तो ये 0.44 मोल आ गया। यानी अगर अगर मेरे पास 36.5 ग्राम HCl हो तो 1 मोल ऑफ NaCl बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास 15.5 ग्राम्स ऑफ HCl हो तो 0.4 मोल ऑफ NaCl बनेगा। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं होगी जो कि आपके बुक में गिवन है, लेकिन इतना है कि ये उसके नज़दीक नज़दीक होगी। आपके बुक में जो वैल्यू गिवन है दैट इज 0.425 और मेरे पास आंसर आया है 0.44, तो ये उसके करीब करीब है। आपने कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि आपके लिए आसानी पैदा हो, क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अब ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर हो सकता है, लेकिन मुझसे इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना तो ये 30 सेकंड का काम भी नहीं है। ठीक हो गया। तो मोल मास और मास मोल की कन्वर्जन हो गई, ये भी हो गया। अब
थर्ड कन्वर्जन की तरफ आते हैं, दैट इज मास मास कन्वर्जन। तो मास मास कन्वर्जन में हमारे पास ये वाला एमसीक्यू मौजूद है, एग्जांपल 1.8, और ये केएमयू के टेस्ट में भी आया था 2024 में, जिसमें वैल्यू चेंज हो गई थी, लेकिन उसको फिर हम पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने ये डिस्कस करना है, ठीक हो गया। तो एग्जांपल 1.8 है, गिवन हमें क्या दिया गया है, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड, अच्छा हमें एल्यूमिनियम दिया है गिवन 14.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, और रिक्वायर्ड क्या है, वो है Al2O3 इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस हुआ है भाई, और ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अगेन वही मेथड, गिवन और रिक्वायर्ड। अब रिमेंबर, ये नहीं कि आप पहले जो है तो मोल से फाइंड कर लो एंड देन उसको आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, इतना लंबा चौड़ा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करो, 4 मोल है, इसको एल के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और 2Al2O3 है तो इस 2 को Al2O3 के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो अब हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम का मोलर मास नहीं दिया गया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मोलर मास हमें जुबानी याद होना चाहिए, जो आपकी बुक में मौजूद है। तो मुझे एल्यूमिनियम का मोलर मास अभी तक याद है, दैट इज 27। तो मैं क्या करूंगा, 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे तकरीबन देगा 108 ग्राम्स। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जब मेरे पास 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मौजूद होता है, तो इसका मतलब है कि ये 108 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम है। और जब मैं Al2O3 का मेजर करता हूँ, तो ये मेरे पास तकरीबन 204 ग्राम्स आ जाता है। आसान कैलकुलेशन है, यहाँ पर मैं कर भी सकता हूँ। देखें, एल्यूमिनियम का मोलर मास है 27, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो अच्छा 27 नहीं 54, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम एटम्स है, और ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन एटम्स है तो 48 हो जाएगा। तो 4 प्लस 8 12 एंड 5 प्लस 4 प्लस 1 एंड 102 आ गया। अब यहाँ पर 2 मोल्स है, तो इसको सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपको 204 मिल जाएगा। तो हमारे पास दोनों जो है तो मोल्स में आ चुके हैं, अब हम सॉरी ग्राम्स में आ चुके हैं। अब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर मेरे पास 108 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो मुझे Al2O3 204 ग्राम्स मिलेंगे। अब यूनिट फैक्टर आप अप्लाई कर लो। अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर मुझे 204 तक़सीम 108 ग्राम्स Al2O3 मिलेंगे। अब हम आते हैं अपने गिवन उस्ताची की तरफ, दैट इज 14.5 ग्राम्स। तो अब हम कहेंगे, अगर मेरे पास 14.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम हो, तो Al2O3 कितना प्रोड्यूस होगा, तो 204 तक़सीम 108 ज़रबे 14.5। अब यहाँ पर फिर से जो है तो डेसिमल आ गया है। अब मैं इसके साथ क्या करूँ, तो फिर से वही बात, आपको डेसिमल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, इसको होल नंबर में चेंज कर दो। अब अगर आप देख लो ना, एक तो ये है कि मैं 14 कर दूँ इसको, और ये 108 ही रहे, और एक ये है कि मैं इसको 15 कर दूँ। अब मुझे कौन सा करना चाहिए, तो आप हमेशा कैलकुलेशन के लिए वो वैल्यू चूज़ करो, कम और ज़्यादा आप इस बेस पर करो कि जिसमें कैलकुलेशंस कम हो। व्हाट आई मीन टू से इज़, अगर मैं इसको 14 करता हूँ ना, तो कैलकुलेशंस ज़्यादा हो जाएँगी, लेकिन इफ आई मेक इट 15, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे? 15 मल्टी एक मिनट 15 मल्टीप्लाई बाई 7 गिव्स मी 105, जो कि इसके करीब करीब है। यानी अगर मैं इस तरह करता हूँ ना, तो बच जाता है मेरे पास 3, और 15 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव मी 3, तो 7.2 आ गया। अब यहाँ पर अगेन डेसिमल आ गया, लेकिन 7.2 से आंसर पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तो मेरे पास कैलकुलेशन अब आसान हो गई है। अब जो है ना, तो मैं 204 को 7 पे डिवाइड कर सकता हूँ इजीली। 7 2 इज़ 14, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, और ये 4, तो 7 9 इज़ 63, तो 29.1 आएगा। इसको भी नेगलेक्ट कर दो, तो मेरे पास 14.5 ग्राम से कितना Al2O3 बना, 29 ग्राम्स। अगेन आई एम सेइंग कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन इट इज़ नियरेस्ट टू दी एग्जैक्ट वन। जब भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे ना कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मेरे पास ये आंसर है। अब जो एग्जैक्ट आंसर है इसका, दैट इज 27.5, और ये 27.5 की मोस्ट नियर है। रिमेंबर, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर ज़्यादा है कि कम है, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पर, तो आपने 14.5 को 15 कर दिया, यानी आपने न्यूमरेटर को ज़्यादा कर दिया। इसका मतलब है जो आंसर आपके पास आएगा वो भी एक्चुअल आंसर से ज़्यादा आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ऑप्शन में 29 भी हो, 27.5 भी हो, और 30 भी हो, तो आपने 27.5 को ही चूज़ करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने न्यूमरेटर ज़्यादा किया था कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, इसलिए मेरे पास आंसर भी थोड़ा सा ज़्यादा आया है। अब हम आते हैं लास्ट कन्वर्जन की तरफ, दैट इज मोल इनटू वॉल्यूम कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसके लिए भी मेरे पास 2 एग्जांपल्स है। रिमेंबर, ये मैंने पहले सॉल्व नहीं किए, मैं अभी कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम मुझे लग रहा है कैलकुलेशंस करने में, वरना मुझे ऐसा नहीं होती। ठीक है, तो मोल और वॉल्यूम कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल 1.9 की तरफ। तो यहाँ पर है S प्लस O2 गिव्स अस SO2। ठीक है, तो मैं गिवन लिख देता हूँ, एग्जाम्पल 1.9 गिवन है 15 ग्राम्स ऑफ सल्फर। 15 ग्राम्स ऑफ सल्फर। अच्छा, ये मास वॉल्यूम कन्वर्जन है।
ये वाली जो कन्वर्जन है ना, दैट इज मास वॉल्यूम कन्वर्जन। ठीक है, ये मास वॉल्यूम कन्वर्जन है, ना कि मोल वॉल्यूम कन्वर्जन, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, ये कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। एंड रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में हमसे इस O2 लेकिन वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड का पूछ रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर भी 1 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल है। इसका ये मतलब है कि हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो गई हैं। तो वही मेथड गिवन और रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास सल्फर 1 मोल हो तो इसका मोलर मास क्या होता है, या इसका मास इन ग्राम कितना होगा, 32 ग्राम्स। तो अगर मेरे पास 32 ग्राम सल्फर बन जाए तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसका मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 dm3। तो अगर मेरे पास 32 ग्राम सल्फर हो तो मुझे 22.4 dm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देगा, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मैं खुद से नहीं बता रहा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 1 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर 32 ग्राम देता है और 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम 22.4 dm³ होगा। ठीक है, अब यूनिट फैक्टर अप्लाई कर लो भाई। अगर 1 ग्राम ऑफ सल्फर है तो 22.4 डिवाइड बाई 32 ग्राम्स। ठीक है, 22.4 डिवाइड बाई 32 हो जाएगा, क्योंकि हमने कन्वर्जन फैक्टर यूज़ कर लिया है। तो इसके लिए जो 32 है तो ये उस साइड पे शिफ्ट होगा ताकि इस जगह पे यूनिट आ जाए। अब हम गिवन की तरफ आएंगे। तो गिवन में सल्फर कितना है, 15 ग्राम्स। तो यहाँ पर आप 15 लिख लो और यहाँ पर भी 22.4 और 32 मल्टीप्लाई बाई 15 कर लो। अब आपने क्या करना है, तो इसके लिए आप ऐसा कर लो ना कि 32 को 30 कर लो। तो 15 1 is 15 and 15 2 is 30। तो 1 is 2, ये भी 2 1 is 2, 1 is 2 और ये 2 हो जाएगा। तो 15 ग्राम ऑफ सल्फर विल गिव अस 11.2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने जो है तो डिनोमिनेटर को कम कर दिया है ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो जब डिनोमिनेटर कम होता है तो आंसर हमारे पास ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि 11.2 dm³ जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए तो ये हमारे पास ज़्यादा आया है। एक्चुअल आंसर इससे कम होगा। तो एक्चुअल आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी लेस देन 11.2। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं कि क्या आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है ना, दैट इज द एक्चुअल आंसर इज 10.51 dm³। ये इतना डिफरेंस होता है ना कि अब बता सकते हो कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी 11.2 और 10.5 में इतना फर्क नहीं है। तो इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो दी एक्चुअल आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो थोड़ी मॉडिफिकेशन तो करनी होगी, लेकिन आपको याद होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो मॉडिफिकेशन की है तो इसके नतीजे में आंसर ज़्यादा आएगा या कम। ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल बचता है, तो इसको भी हम जो है तो सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप आवर लेक्चर। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन है ना, तो दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन तो आसान है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगा दैट विल बी H2 प्लस Cl2, इट विल गिव अस 2HCl। ठीक है, अब गिवन की तरफ आते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास जो है ना तो 10 dm³ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा जो है तो हमने मालूम क्या करना है, तो दैट इज क्लोरीन हमने मालूम करना है, लेकिन सॉरी फॉर द स्पेलिंग, Cl2 बस, Cl2 वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन भी आपको वॉल्यूम में है और रिक्वायर्ड भी अपने वॉल्यूम में करना है। तो रिमेंबर फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर मेरे पास 22.4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। सही है, अगर मेरे पास 44.8 dm³ ऑफ HCl हो तो Cl2 कितना होगा, वो होगा 22.4 dm³। तो अगर मेरे पास 1 dm³ HCl प्रोड्यूस हो तो उसके लिए कितना क्लोरीन चाहिए होगा, तो 22.4 डिवाइड बाई 44.8 विच गिव्स अस 1/2। ठीक है, यानी अगर मेरे पास 1 dm³ ऑफ HCl प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब है कि क्लोरीन उस वक्त 1/2 dm³ था। अब गिवन में हमें क्या दिया गया है, 10 dm³ ऑफ HCl, यानी अगर 10 dm³ HCl प्रोड्यूस हुआ है तो उस वक्त क्लोरीन कितना होगा, तो दैट विल बी 5 dm³। ठीक हो गया, दैट वाज ऑल। बस आपको मैंने सारी की सारी कन्वर्जन करवा दी है अलॉन्ग विद दी एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आप इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप इसको परफेक्ट कैसे बनाओगे, आप इसको जो है ना तो अपनी स्किल कैसे बनाओगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो। जो भी न्यूमेरिकल देखे, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, पहले गिवन लिख देना है, उसके बाद रिक्वायर्ड लिख देना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर कैलकुलेशन। जब ये करोगे ना ये दोनों, तो आपका ब्रेन अडॉप्ट होता जाएगा। देन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने इसको परफेक्ट कर दिया होगा, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। देन आपने सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है।
लेकिन जैसे कि मैंने बताया गिवन जिस यूनिट में दिया हो वही यूनिट आपने कैलकुलेशन में यूज़ करना है और रिक्वायर्ड जिस यूनिट में दिया गया हो तो यहाँ कैलकुलेशन में भी वही यूनिट यूज़ करना है फॉर योर कन्वीनियंस, आसान बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद यूनिट यूनिटी फैक्टर में लाना है एंड देन एट लास्ट जो गिवन हो तो वो। ठीक है, तो इस तरह आपने सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर पहली बार में समझना है तो दूसरी बार वीडियो देख लो, अगर उसके बाद फिर भूल जाओ तो तीसरी बार देख लो, तब तक देखो जब तक आप इसको मास्टर ना कर लो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड की बारी है तो उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर द मेन इशूज ऑफ दिस चैप्टर, तो वो करने जरूरी है। इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल एंड स्टोइकियोमेट्री सीरीज खत्म हो जाएगी। दिस इज फहद कामरान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।